सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको सर्वविदित है कि ग्रेड साइंस के अंदर ग्रेड सेकंड में हमने एक वीडियो सॉल्यूशन सहित एक टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर रखी है और उसका तीसरा टेस्ट कल संडे को हुआ था। उसका हम वीडियो सॉल्यूशन आज देखेंगे। और इससे पहले 2 टेस्ट हो चुके हैं। तो आप जो साथी नए हैं, जिन्होंने पहले कोचिंग कर रखी है या कोचिंग नहीं भी कर रखी है, कोचिंग कर रहे हैं, तो उन सबको एक सूचना है कि आप भी इस टेस्ट सीरीज का लाभ ले सकते हैं। इसका बहुत से फायदे हैं। आप जैसे आज हम वीडियो सॉल्यूशन के अंतर्गत नॉन कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। नॉन कोऑर्डिनेट का हमारा जो सॉल्यूशन है उस पर हम इस पर चर्चा करेंगे कि नॉन कोऑर्डिनेट से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और गत वर्ष परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। चाहे आप आरपीएससी रिलेटेड कोई सी एग्जाम देख सकते हैं, चाहे आपका एसीएफ हो, कॉलेज लेक्चरर हो, स्कूल लेक्चरर हो, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विभाग हो, वरिष्ठ अध्यापक सेकेंडरी एजुकेशन हो, इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन हो, इस प्रकार की तमाम एग्जाम आरपीएससी करवाती है बायोलॉजी से संबंधित। और उनमें बहुत से प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं और उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण सार संग्रह, उनको हमने शामिल किया गया है। और जिन साथियों ने ये टेस्ट सीरीज ले रखी, उनके लिए बायो के शॉर्ट नोट्स भी हम खुद तैयार करके और उसमें डाल रहे हैं, तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें केमिस्ट्री के 45 प्रश्न टॉपिक वाइज हैं। इसी तरह एक टॉपिक बायो का रहता है, एक केमिस्ट्री का और एक फिजिक्स का और एक टीचिंग मेथड का। तो उनके महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते हैं और उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाता है ताकि आप उसका अभ्यास कर सकें। और बहुत से कई बार हमें थ्योरी पढ़ने के बाद हमें उन चीजों का पता नहीं चल पाता कि इस एग्जाम में किस रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे साइंस के अंदर, तो जब तक उन चीजों को आप समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ प्रयास यही है कि उन प्रश्नों को कम से कम 45 जो प्रश्न इस टॉपिक के हैं, उन टॉपिक से इस टॉपिक से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा और आपको पता चलेगा कि इस आने वाला जो एग्जाम है उसमें किस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से बन सकते हैं, ताकि उसकी थ्योरी आप इस आधार पर आसानी से पढ़ सकते हैं। हमने आपने यदि ऑब्जेक्टिव निकाले तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। तो इसका लगभग साल भर की वैलिडिटी है। आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हैं। इसका ऐप में पीडीएफ भी डाली जा रही है और आप इनका लाभ है जो ले सकते हैं। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। आज के जो हमारे 45 प्रश्न हैं, जैसे पहला प्रश्न है, हम बात करें कोलर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोलर कोशिकाएं बोल दो, कीप सेल बोल सकते हैं इनको। कीप सेल का पाया जाना। अब यहाँ प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। नॉन कोऑर्डिनेटा एक ऐसा सिलेबस का पार्ट है, कोऑर्डिनेटा और नॉन कोऑर्डिनेटा, जहां से एग्जाम्पल भी याद करने होते हैं। तो आप इसको कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इसी याद नहीं रहता, बहुत बार हमने पढ़ा है। तो ये हो सकता है आपको टाइम लगेगा इन चीजों में। जब तक आप 2-3 बार इसका रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि ये 11वीं 12वीं का भी हमें पढ़ना पड़ेगा। बीएससी वाला पार्ट भी हमने नहीं अच्छे से पढ़ा, उसके बाद 2 साल बीएड में लगे। तो 5-6 साल का हमारा जो गैप है उसको भरने में हमें कम से कम साल भर का समय चाहिए। आप पढ़ना कैसे है ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप 2 बार 3 बार जितना आपको टाइम मिले आप उसको निकालें और उसको पढ़ें। बार बार पढ़ोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये चीजें याद होने लग जाएगी। क्योंकि अब मैंने भी काफी टाइम से इसको पढ़ रहा हूं, फिर भी ये चीजें हम भूल जाते हैं। एग्जाम्पल हम भी भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं, ऑप्शन देख के हमें भी देखना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा समय लगेगा आपको मुख्य लक्षण इनके याद करने। हम साथ साथ चर्चा भी करेंगे कि किस तरीके से नॉन कोऑर्डिनेट को पढ़ना है और प्रश्न यहाँ से कैसे पूछे जाते हैं और आप किस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, कौन सी पुस्तकें हैं। तो इन टेस्ट का मतलब टेस्ट ही नहीं है, जब वीडियो सॉल्यूशन होता है तो उस पर भी चर्चा होती है कि आपने किस तरीके से पढ़ा है और आगे वाले टॉपिक है जो किस तरीके से पढ़ने हैं, उन पर भी हम चर्चा साथ साथ करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कोलर कोशिकाएं या कीप कोशिकाएं किसका विशिष्ट लक्षण। यह एकमात्र विशिष्ट लक्षण है पोरीफेरा का। जब हम शुरुआत करते हैं, प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा, इनको एक क्रम से आप थोड़ा सा पढ़ें। हम जैसे पोरीफेरा इसका सही उत्तर है। अब बात करें कीप कोशिकाएं या कोलर कोशिकाएं, भोजन अंतर ग्रहण का कार्य करती हैं। इनके अंदर भोजन अंतर ग्रहण, जैसे देखने से ऐसा लगता है कि ये सुरक्षा का कार्य करती है, लेकिन ये सुरक्षा का कार्य नहीं करती। इनका कार्य क्या होता है, भोजन अंतर ग्रहण का काम करना होता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा पोरीफेरा। नाल तंत्र, कैनाल सिस्टम, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कि नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम पाया जाना किस विशेषता है या कार्य है। कई बार प्रश्नों में मिस्टेक भी होती है, तो साथ में पेपर हमें रखना पड़ता है, क्योंकि जो प्रश्नों में एक
ये 2 मिस्टेक थी उनको क्लियर कर दिया है। तो आप ऐप के माध्यम से थोड़ा सा इंतजार किया करें, जैसे आज पेपर हो गया तो उसके अगले दिन तक कोशिश रहती है कि एक आधी जो मिस्टेक है उसको क्लियर किया जाए। उसको कर भी दिया था, टेलीग्राम पर भी आपके डाल दिया था। इसके अलावा जो पेपर में उनको भी हमने चेंज कर दिया है, और एक प्रश्न में शायद उत्तर ऑप्शन में भी चेंज था, तो वो अपडेट हमने पूरा कर दिया। तो आप एक दिन का इंतजार जरूर करें, क्योंकि कई बार एक आधे प्रश्न में मिस्टेक रह जाती है तो उनको हम अगले दिन अपडेट करवा देते हैं और उसका सही उत्तर वीडियो सॉल्यूशन में भी हम करते हैं। जैसे हम 107 नाल तंत्र जो पोरीफेरा की विशेषता है, इसके कार्य हैं। अब नाल तंत्र कैनाल सिस्टम है जो हमारा केवल पोरीफेरा के अंदर पाया जाता है। इसका क्या काम है? जैसे श्वसन का काम भी ये करता है, पोषण का भी करता है, उत्सर्जन का भी करता है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसके अलावा नाल, एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि नाल तंत्र किससे बनता है? जो अंतःभीति होती है इनकी, उसके अंतर्वलन होते हैं। ये अंतःभीति का अंतर्वलन ये होते हैं, अंतःभीति से ये बनते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना कि नाल तंत्र का निर्माण कैसे होता है, अंतःभीति से इनका निर्माण होता है। 108 नंबर प्रश्न है प्लेनुला लार्वा अवस्था। अच्छा प्रश्न है। प्लेनुला लार्वा अवस्था किसकी विशेषता है? देखो, हम लार्वा की हम बात करें तो लार्वा अवस्था आप एक क्रम बना लें और उस क्रम के अंदर सारे एक साथ लिख लें, क्योंकि लार्वा अवस्था से हम आगे बात करते जाएंगे किन किन को आपको एक साथ पढ़ना है। जैसे सम्मिति है, आपको एक साथ, मेरा जहां तक मानना है, आपको याद रखने का तरीका बताऊं कि सम्मिति द्विस्तरीय हो, द्विपार्श्व सम्मित हो या अर्य सम्मित हो, तो आप उनको एक साथ, सभी की एक साथ याद कर लें। प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक आप एक साथ याद कर सकते हैं। इसके अलावा स्तरीय जंतु कितने स्तरीय हो सकते हैं, द्विस्तरीय है या त्रिस्तरीय है, उसको भी आप एक साथ याद कर सकते हैं। इसके अलावा इनका कोशिकीय संगठन किस प्रकार का है, कोशिकीय स्तर का है, उत्तक स्तर का है, उत्तक अंग का है, अंग स्तर का है, अंग तंत्र का है, उनको भी आप एक साथ ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा लार्वा अवस्थाएं, उनको भी आप एक साथ याद रख लें ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। जैसे हम बात करें प्लेनुला लार्वा अवस्था हमारी जो है सिलेंट्रेटा की है। अब जैसे एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइमुला, एक प्रश्न ऐसा भी आता है, एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइमुला, ये भी लार्वा अवस्थाएं हमारी हैं। ये इस तरह की लार्वा अवस्थाएं पूछते हैं कई बार। आगे हम इकाइनोडर्मेटा की लार्वा अवस्था भी देखेंगे। इसके अलावा एक वेलिजर लार्वा पाया जाता है, वेलिजर लार्वा है। एनिलिडा में ट्रोकोफोर लार्वा है, वो मोलस्का में पाया जाता है। तो इन सबको लार्वा अवस्था, जैसे आर्थ्रोपोडा, उसमें भी काफी लार्वा हैं, तो आप उन लार्वा अवस्थाओं को क्या करें, एक साथ याद कर सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा हमारा सिलेंट्रेटा। अब एम्फीब्लास्टुला पैरेन्काइमुला, ये हमारी क्या है, पोरीफेरा की लार्वा अवस्थाएं होती है। आगे हम देखें सिलेंट्रेटा के संबंध में गलत कथन का चयन हमें करना। 109 नंबर प्रश्न है कि गलत कथन का चयन करना है। जैसे सिलेंट्रेटा की बात करें, इनमें पीडी एकांतरण पाया जाता है, क्योंकि इनकी जो सदस्यों की बात करें, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथीजोआ, 3 क्लासेज हैं। हाइड्रोजोआ है जिसके अंतर्गत स्पष्ट विधि का एकांतरण पाया जाता है। अब देखें सिलेंट्रेटा के संबंध में गलत कथन का चयन करना, इनमें पीडी एकांतरण पाया जाता है, बिल्कुल सही है। एंथीजोआ के वर्ग में द्विअरीय सम्मिति पाई जाती है। देखो, इनमें हालांकि सम्मिति की बात करें तो इनमें रेडियल या अरीय पाई जाती है, प्रोटोजोआ हो, पोरीफेरा हो, सिलेंट्रेटा हो। लेकिन एंथेजोआ जो वर्ग है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, तीसरा जो वर्ग है एंथेजोआ, इसमें क्या पाई जाती है, द्विअरीय सम्मिति पाई जाती है। ये भी हमारा सही है। इन जंतुओं का शारीरिक संगठन उत्तक स्तर का होता है, क्योंकि सबसे पहला जो स्तर है प्रोटोजोआ, वहां होगा हमारा कोशिकीय स्तर का, पोरीफेरा के अंदर होगा कोशिकीय स्तर का, और प्रोटोप्लाज्मिक स्तर का होता है प्रोटोजोआ के अंदर, और इसमें होता है हमारा उत्तक स्तर का। अब बात करें, इनमें विदलन अपूर्ण भंजी विदलन हमारा पाया जाता है। ये आपका बिल्कुल गलत है, इनमें विदलन अपूर्ण भंजी प्रकार का नहीं पाया जाता है। हालांकि विदलन इनमें कोई स्पष्ट नहीं है, फिर भी कई बुक्स में दे रखा है, तो वहां पूर्ण भंजी विदलन इनका दे रखा है। तो इसका जो ये सही लक्षण आपको 3 है, चौथा आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। लेसोसेल पाया जाना विशेषता 110 नंबर है कि लेसोसेल का पाया जाना यहां एक मिस्टेक थी, शायद हमारे उत्तर जो इसका माना गया था वो हमने मान लिया था सिलेंट्रेटा या मोलस का मानना था, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा टिनोफोरा। इसका डी से इसमें संशोधन हो चुका है। टिनोफोरा एक विशेष संघ है, टिनोफोरा, जिसके अंतर्गत क्या पाई जाती है, लेसोसेल पाई जाती है। इसके अलावा एक कई बार ऐसा प्रश्न भी आता है, सीडीपीड लार्वा, सीडीपीड लार्वा किसका है, इसी का है, टिनोफोरा का। टिनोफोरा कंगक जेली भी इन्हें कहा जाता है, कंगक जेली आपके राशन बोर्ड की बुक में भी दे रखा है। तो ये प्रश्न, इसका जो सही उत्तर होगा हमारा होगा टिनोफोरा। इनका कार्य है सुरक्षा की दृष्टि का कार्य ये करती है,
सुरक्षा की दृष्टि से लेसोसेल पाई जाती है। प्रश्न नंबर 111, नीचे दिए गए कृमियों का सही मिलान करते हुए सही कूट का चयन आपको करना है। अब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इस प्रकार के कृमि आपको, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, निमेंटो हेलमिंथेज, एनेलिडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा के अन्य नाम और इनके एग्जाम्पल आपको जो महत्वपूर्ण है, इनकी लार्वा अवस्थाएं, क्योंकि ये हमारे आर्थिक महत्व में भी दे रखे हैं। इसके अलावा इनके एग्जाम्पल है जो बहुत महत्वपूर्ण। कर्मी, अब कई बार एनेलिडा में कर्मी नहीं है लेकिन उनके पीछे कर्मी लगता है तो वो कूट कर्मी है। प्रश्न ऐसा भी आता है कि वास्तविक कर्मी कौन सा है? वास्तविक कर्मी नहीं है। वास्तविक कर्मी तो है हमारे निमेंटो हेलमिंथेज, लेकिन एनेलिडा की कुछ क्लासेज हैं जैसे रेत कर्मी है, तो वहां प्रश्न पूछ रेत कर्मी किसका सदस्य है? एनेलिडा का है, लेकिन वास्तव में देखने पर क्या लगता है कर्मी लगा तो वो निमेंटो हेलमिंथेज का, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप ये भी आपको ध्यान में रखना है। हम बात करें एंटीरोबियम, बिल्कुल सही है, पिन कर्मी कहा जाता है। लोआ लोआ नेत्र कर्मी कहा जाता है। ड्रैकनकुलस गिन्नी कर्मी कहा जाता है और व्यूचेरेरिया फाइलेरिया कर्मी कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1 2 3 4 बी उत्तर इसका जो है बिल्कुल सही होगा। आगे हम देखें, एच आकृति के उत्सर्जन तंत्र विशेषता है। अब उत्सर्जन तंत्र भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तंत्र रक्त परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। यहां से प्रश्न आते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र है, यहां से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूरे क्लासिफिकेशन के अंदर एच आकृति के केवल इसमें ही पाए जाते हैं। इसको हम रेनेट सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनेट कोशिकाएं भी कहते हैं, या इनको हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया बोला जाता है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि रेनेट सेल या एच आकृति के उत्सर्जन तंत्र किसकी विशेषता है? निमेंटो हेलमिंथेज या निमेटोडा की विशेषता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है, अपने आप में अलग है, एच आकृति के या रेनेट सेल पूछा जा सकता है या प्रोटोनेफ्रिडिया। इनमें ये किस प्रकार के उत्सर्जन तंत्र है? प्रोटोनेफ्रिडिया प्रकार के। प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया। मेटानेफ्रिडिया आपको पता है कि केबर के अंग, आगे हम बात करेंगे, बोजेनस के अंग मोलस्का में पाए जाते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया यहां भी पाए जाते हैं। इसके अलावा एसके हेलमिंथेज के साथ साथ एसके हेलमिंथेज किसकी बात कर रहे हैं? निमेंटो हेलमिंथेज, निमेटोडा बोल सकते हैं या एसके हेलमिंथेज बोल सकते हैं। इसके अलावा प्लेटी हेलमिंथेज जो है वहां भी किस प्रकार के पाए जाते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसे फ्लेम सेल कहा जाता है, वो भी पाए जाते हैं। तो आप एक साथ इनको ध्यान में रखें, सबकी तुलना करते हुए कॉमन प्रश्न यहां से पूछा जाता है। आपसे सीधा प्रश्न कोई नहीं पूछेगा, हमने आपको बताया है कि इनको मिक्स करके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एनेलिडा के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। इनमें हृदय पृष्ठ सतह पर होता है। अब आप एक गांठ बांध सकते हैं कि हृदय जो नॉन कोर्डेट है, नॉन कोर्डेटा के सभी सदस्यों में हृदय क्या होगा? पृष्ठ सतह पर होगा, चाहे वो कोई सा भी नॉन कोर्डेट है। तंत्रिका तंत्र क्या होगा? अधर सतह पर होगा, सब में होगा। और कोर्डेट उल्टा हो जाएगा, कोर्डेट में हृदय कहां होगा? अधर सतह पर, और तंत्रिका तंत्र क्या होगा? पृष्ठ सतह पर। तो नॉन कोर्डेटा में हृदय कहां होगा? पृष्ठ सतह पर, और तंत्रिका तंत्र में हृदय कहां होगा? तंत्रिका तंत्र कहां होगा? अधर सतह पर। ये नॉन कोर्डेटा की बात है। कोर्डेटा में जब जाएंगे तो ये दोनों स्थिति क्या हो जाएगी? बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इनमें ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है, लेकिन इनमें रक्त परिसंचरण किस प्रकार का होता है? बंद प्रकार का। ये आप बात बिल्कुल गलत है। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी इसका जो सही उत्तर होगा। क्यों होगा? कि उनमें रक्त परिसंचरण, ये भी प्रश्न में शायद मिस्टेक थी, वहां आपका बंद प्रकार का लिखा हुआ था, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? खुले प्रकार का आपको करना है। अब रक्त परिसंचरण की बात की जाए तो आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना है कि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का केवल 2 संघ ऐसे हैं जिनमें खुले प्रकार का पाया जाता है, बाकी लगभग सब में क्या पाया जाता है? बंद प्रकार का। मोलस्का में भी सिफेलोपोडा एक ऐसा सब क्लास है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? बंद प्रकार का पाया जाता है। बाकी सब में क्या होगा? बंद प्रकार का होगा। खुला केवल आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। क्लोरोक्रुओनिन, क्लोरोक्रुओनिन 114 नंबर की बात करें, क्लोरोक्रुओनिन श्वसन वर्णक पाया जाता है। क्लोरीन श्वसन वर्णक जो है किसमें पाया जाता है? एनेलिडा के अंदर पाया जाता है। विशेष प्रकार का वर्णक है श्वसन वर्णक, जैसे हीमोग्लोबिन है मनुष्य में, इसी प्रकार इनको क्या बोलते हैं? क्लोरोक्रुओनिन बोलते दिए। किसमें पाया जाता है? एनेलिडा के अंतर्गत पाया जाता है।
कौन सा उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन अंग आर्थ्रोपोडा से संबंधित है? 115 प्रश्न की बात करें तो हम देखेंगे कि यहां दे रखा है कौन सा उत्सर्जन अंग आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। अब मेलपीगियन नलिका और ग्रीन ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड, एंटेनरी ग्लैंड और प्रोटोनेफ्रिडी, ये 5 है। तो ये संबंधित आर्थ्रोपोडा से संबंधित देख रहे हम बात करें तो ये भी सही है इसका। कोक्सल ग्लैंड भी बिच्छू के अंदर पाई जाती है, बिच्छू में। और ग्रीन ग्लैंड और एंटेनरी ग्लैंड भी हमारी क्रस्टेशिया में पाई जाती है। क्रस्टेशिया जो वर्ग है इसका, क्रस्टेशिया क्लास, क्रस्टेशिया। मेलपीगियन नलिका कीटों में पाई जाती है, कॉकरोच जैसे हैं कीट में। प्रोटोनेफ्रिडिया किसी में नहीं पाई जाती। इसका जो सही उत्तर होगा 1, 2, 3 और 4, सी इसका सही उत्तर होगा। निमेंटो हेलमंथीज के संबंध में या इसके हेलमंथीज के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। हमने ये कथन वाले प्रश्न इसलिए दिए हैं कि आप बहुत से एक साथ आपको उसके जो प्रश्न, एक प्रश्न के अंदर कई आपको उत्तर इसके मिलेंगे, कई प्रश्न आपको यहां मिल रहे हैं। जैसे है निमेंटो हेलमंथीज, ये खंड विहीन होते हैं, बिल्कुल बात सही है। अब खंड विहीन कौन कौन से होते हैं? मोलस्का भी होता है खंड विहीन, आप मोलस्का को भी ध्यान में रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप निमेंटो हेलमंथीज को भी ध्यान में रखेंगे। ये दोनों क्या होते हैं? खंड विहीन होते हैं। विशेष तौर पर आप 2 ही ध्यान रखेंगे, बाकी में लगभग खंड पाए जाते हैं या कुछ क्लासेस में नहीं है, लेकिन ये पूर्ण रूप से खंड विहीन है, मोलस्का और निमेंटो हेलमंथीज। इनकी देह गुहा ब्लास्टोसील से विकसित होती है, ये भी सही है। इनका खंड विहीन होते हैं, ये भी सही है। इसके अलावा इनकी एपिडर्मिस बहु केंद्र की होती है, ये भी बिल्कुल सही है। उत्सर्जन मेटानेफ्रिडिया द्वारा होता है, ये बात इनकी क्या है? गलत है। निमेंटो हेलमंथीज में पाए जाते हैं क्या? मेटा नहीं, प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया। जो हमने देखा था एच आकृति के रेनेट सेल जो थी, क्या थी? प्रोटोनेफ्रिडिया थी। ये आपको ध्यान रखना है। मोलस्का के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। उत्सर्जी पदार्थ 117 नंबर की बात कर रहे हैं हम। 117 नंबर के अंदर देखेंगे मोलस्का के अंदर उत्सर्जी पदार्थ क्या होंगे? अमोनिया व यूरिक अम्ल होते हैं। इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का, बिल्कुल इनमें रक्त परिसंचरण क्या होता है? खुले प्रकार का होता है। अभी हमने बात की थी कि मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में खुले प्रकार का होता है, एनेलिडा में क्या था? बंद प्रकार का। सिफेलोपोडा में बंद प्रकार का होगा। एक क्लास अपवाद है मोलस्का के अंदर, सिफेलोपोडा, उसमें क्या होगा? बंद होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ये बात कर रहे सही की उत्सर्जी पदार्थ ये होगा। इसके बाद इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, ये भी हमारी बिल्कुल गलत है। इनमें क्या पाए जाते हैं? मेटानेफ्रिडिया पाए जाते हैं। और वो भी क्या? केबर के अंग या बोजेनस के अंग। प्रश्न आता है केबर के अंग और बोजेनस के अंग उत्सर्जी अंग हैं, किसके? मोलस्का के हैं। तो ये भी बिल्कुल हमारा क्या है? गलत है। तो इसका सही उत्तर है इनमें उत्सर्जी पदार्थ क्या होंगे? अमोनिया होगी यदि जलीय जंतु है तो, और यदि वो स्थलीय जंतु है, घोंगा वगैरह है, तो उनमें क्या होगा? यूरिक अम्ल होगा। क्या होगा? यूरिक अम्ल। अमोनिया भी होगी और यूरिक अम्ल भी इनका उत्सर्जी पदार्थ होगा। केबर के अंग, अच्छा प्रश्न है। केबर के अंग बोल सकते हैं, बोजेनस के अंग बोल सकते हैं, मेटानेफ्रिडिया इनको बोल सकते हैं। ये किसका विशेष अंग है? मोलस्का के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। आगे हम देखें निम्न में से कौन सा जंतु मोलस्का का नहीं है? कई बार ऐसा भी, क्योंकि कूट फिश है ये, कूट फिशेज, बहुत सी कूट फिशेज आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप, ये नहीं, ये तो मैंने एग्जांपल दिए हैं। इसके अलावा ओरिलिया जेली फिश है, वो भी एक अपने आप में क्या है? सही मछली नहीं है। सिल्वर फिश है, वह भी मछली सही नहीं है। तो इन कूट फिशेज को आपको, झूठी जो मछली है उनको आपको ध्यान में रखना है, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे हम बात करें सोलेन, जिसे रेजर मीन कहा जाता है, ये हमारी मोलस्का की सदस्य है। 119 नंबर की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा ऑक्टोपस बिल्कुल मोलस्का का सदस्य है। सीपी कटल फिश, ये भी हमारी मोलस्का के सदस्य है। और लेपिस्मा या सिल्वर फिश, ये हमारी क्या है? आर्थ्रोपोडा की सदस्य। आर्थ्रोपोडा में आपको इसको ध्यान में रखना, शायद क्रस्टेशिया क्लास में ये पाई जाती है। तो आर्थ्रोपोडा में क्या है? लेपिस्मा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा होगा डी। नेक्स्ट हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, स्टेटोसिस्ट ओस्ट्रेडिया संवेदी अंग पाए जाते हैं। अब यहां ओमेटोफोर भी है। ये सारे संवेदी अंग किसके हैं? मोलस्का के। मोलस्का के।
अब स्टेटोस्टेटिस की बात करें, स्टेटोसिस क्या है? साम्य अवस्था बनाए रखने के लिए, साम्य व्यवस्था बनाए रखने हेतु उपयोगी है, अर्थात संतुलन हेतु इनमें इस अंग का उपयोग होता है। ओस्फ्रेडिया ये रसायन ग्राही है, रसायन ग्राही है, एक प्रकार का स्वेदांग कौन सा है? रसायन ग्राही। जैसे जल यदि वो पी रहे हैं तो उसमें जल की जांच करते हैं पीते समय, या खाद्य पदार्थ कोई खा रहे तो रसायन ग्राही ये एक प्रकार का अंग है ओस्फ्रेडियम। इसके अलावा है ओमेटोफोर। ओमेटोफोर की हम बात करें, ओमेटोफोर है जो इसका नेत्र है, आगे प्रश्न आएगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे, आगे एक प्रश्न भी दिया इनका नेत्र बिंदु क्या कहलाता है? ओमेटोफोर कहलाता है। तो ये हमारा इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा मोलस्का। आगे हम देखते हैं 121, इकाइनोडर्मेटा के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। इनका शरीर अखंडित होता है। अब हम 3 चीजें पढ़ेंगे अखंडित के अंतर्गत, बिल्कुल ये बात सही है। हमने निमेंटो हेलमिंथेस पढ़ा, हम प्रयास कर रहे हैं कि आप प्रश्नों के साथ इस थ्योरी को पढ़ें, बहुत मजा आएगा आपको और प्रश्न याद भी होंगे। यदि आप सीधा रट्टा लगाएंगे तो ये चैप्टर आपको याद नहीं होगा, इसके आप ऑब्जेक्टिव निकालें और उसके साथ साथ इसको हल करें तो ये चीजें आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। कॉन्सेप्ट बेस ये चैप्टर है तो आपका याद भी जल्दी होगा। जैसे हमने अखंडीय किस में? निमेंटो हेलमिंथेस में। इसके अलावा हमें क्या मिला? इकाइनोडर्मेटा भी मिल गया। और हमें क्या मिला? इकाइनोडर्मेटा के साथ साथ हमें एक और मिला, क्या? इकाइनोडर्मेटा के साथ हमें मिला मोलस्का। इन सब में क्या पाया जाता है? खंड नहीं पाए जाते हैं, अखंडनीय जंतु है, तो ये आपको ध्यान रख। इसके अलावा ये जंतु क्या है? त्रिस्तरीय होते हैं, बिल्कुल होते हैं। त्वचा में पेडिसिलरी नामक सुरक्षात्मक दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट आवरण पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जंतु ये जंतु वयस्क अवस्था में, देखो ये प्रश्न आपका कंफ्यूज करने वाला था, मैंने किससे घुमाया इसको। ये जंतु वयस्क अवस्था में द्विपार्श्व समित नहीं, लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व समित होते हैं। और वयस्क अवस्था में क्या होते हैं? अरे ये पंचतई होते हैं। वयस्क में क्या होते हैं? वयस्क पंचतई अवस्था। अरे ये पंचतई अवस्था में, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। यदि लार्वा अवस्था में बात करें, लार्वा अवस्था में तो क्या होंगे? अरे ये पंचतई। और वयस्क लार्वा अवस्था में होंगे द्विपार्श्व समित, और वयस्क अवस्था में क्या होंगे? अरे ये पंचतई। तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है प्रश्न। इसका जो सही उत्तर है ये होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मध्य चरम। अब देखो हम जब बात कर रहे हैं 122 नंबर प्रश्न की, साइजोसिलोम, एंटेरोसिलोम, विशेष प्रकार की, मुख्य रूप से एंटेरोसिलोम, जैसे इकाइनोडर्मेटा है, कोर्डेटा है, हेमिकोर्डेटा है, इनमें ये सिलोम है जो पाई जाती है और वास्तविक सिलोम होती है। और ये हमारी साइजोसिलोम, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का, इनमें एनेलिडा, इनमें क्या पाई जाती है? साइजोसिलोम पाई जाती है। तो मध्य चरम के फटने पर कौन सी सिलोम बनती है? तो ये बनती है हमारी साइजोसिलोम। 122 का हमारा होगा 2 नंबर उत्तर सही। निम्न में से कौन सा कवच युक्त प्रोटोजोआ? ये केवल आपको एग्जांपल ध्यान में रखना है, विशेष है, एकमात्र है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। 123 नंबर, निम्न में से कौन सा आपका कवच युक्त प्रोटोजोआ है? तो आप मोनोसिस्टस बिल्कुल नहीं है, ट्रिपेनोसोमा नहीं है, पैरामीशियम नहीं है, इसका सही उत्तर होगा पोलिस्टोमेला। पोलिस्टेमोला क्या है? हमारा कवच युक्त प्रोटोजोन है। बाकी प्रोटोजोन के अंदर किसी भी प्रकार का कवच नहीं पाया जाता है। एनिलिडा में पाए जाने वाली क्लोरोगोगन सेल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें देखें, ये कशेरुकों के वृक्क के समान होती है, ये आंतरिक सिलोमिक एपिथेलियम से व्युत्पन्न होती है, ये ग्लाइकोजन का संग्रहण करती है, बिल्कुल करती है, नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन करती है, बिल्कुल करती है, उत्सर्जन का काम है तो ये काम करेगी। ये कशेरुकों के मतलब मानव या कोर्डेट के वृक्क के समान ये बिल्कुल भी नहीं होती है। इसकी आकृति या आकार या कार्य की दृष्टि से ये इनके समान नहीं होती, इसलिए इसका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। ये गलत ऑप्शन है इसका, ये ए नंबर इसका जो सही उत्तर होगा वो है ए, ये समान नहीं होती है, यहां दे रखा है होती है। ये प्रश्न आपका एक बार पूछा भी हुआ एसीएफ के अंदर इस प्रकार का, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। वास्तविक प्रगुहा की अनुपस्थिति। अब हम बात करें सिलोम। सिलोम हमने पहले भी जब आधार बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नॉन कोर डेटा पढ़ा था, वहां हमने सिलोम पढ़ी थी। अगुइय जंतु,
प्रगुहीय जंतु, वास्तविक गुहा वाले जंतु गुहीय जंतु बोल सकते हैं। अगुहीय एसिलोमेंट हमें पता है प्लेटियलमंथीज होता है जिसमें गुहा नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है लेकिन वह मीजोड्रम से आश्रित नहीं होती है। और वास्तविक की बात करें तो वो क्या होते हैं, मीजोड्रम से आश्रित होती है। वास्तविक प्रगुहीय कूट देह गुहा और अगुहीय जिनमें देह गुहा पाई नहीं जा रही थी। ये पूछ रहा है प्रगुहा की अनुपस्थिति ये किस संघ का चारित्रिक वास्तविक अनुपस्थित होगी, मतलब कूट गुहा एक तरह से कह सकते हैं कूट गुहा पाई जा रही थी, हमें ये पता है कूट गुहा पाई जाती है निमेंटो हेलमंथीज के अंदर। मोती प्राप्त किए जाते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। मोती प्राप्त हमें यह पता है मोती प्राप्त करना मोलस्का की विशेषता है। जैसे हम बात करें मोनोप्लेकोफोरा, इसकी क्लासेज है मोनोप्लेकोफोरा, एम्फीन्यूरा, स्केफेपोडा, गैस्ट्रोपोडा, पोलिसीपोडा या बाइवेलविया। पोलिसीपोडा बहुत आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास है, पोलिसीपोडा या बाइवेलविया। बाइवेलविया ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि बाइवेलविया जो क्लास है वो किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंट है। और मोती जो इस क्लास से ही ज्यादातर प्राप्त किए जाते हैं। ये मोती किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो पिंक टाडा वल्गेरिस से ज्यादातर मोती प्राप्त किए जाते हैं। किस वर्ग के प्राणी मोती उत्पन्न करते हैं, किस वर्ग के जो प्राणी है क्या करते हैं, मोती उत्पन्न करते हैं। अब बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ क्लास दे दी उन्होंने, गैस्ट्रोपोडा, स्केफेपोडा, मोलस्का। मोलस्का तो सही है लेकिन सही इसका जो उत्तर क्या होगा, बाइविलविया। बाइवाल्विया बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं इसको, देख हम बात करें कि मोनोप्लेकोफोरा है, एम्फीन्यूरा है, स्केफेपोडा है, गैस्ट्रोपोडा, पोलिसीपोडा या बाइवाल्विया। पोलिसीपोडा आपके दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पोलिसीपोडा या बाइवेल्विया, दोनों ही इसके सही उत्तर है। असंगत को अलग कीजिए। अब इस प्रश्न में भी अच्छा प्रश्न है, असंगत को हमें अलग करना है। अब यहां बात करें रिंगवर्म, हुकवर्म, गिनीवर्म और टेपवर्म। अब यहां देखा जाए तो ये तीन हमारे क्या है, एक संघ से या एक क्लास से संबंधित है। टेपवर्म हमारा अलग है, ये हमारा प्लेटियलमंथी से संबंधित है और ये हमारे तीन वर्म से संबंधित है, निमेंटोहेलमंथी से संबंधित है, हुकवर्म, रिंगवर्म और गिनीवर्म। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो सही उत्तर होगा टेपवर्म। हो सकता है इसको भी हमने रिंगवर्म इसका उत्तर माना हो, तो इसको भी आपको क्या मान के चलना है, टेपवर्म मानकर चलना है। संघ आर्थ्रोपोडा के वर्ग मेरिस्टोमेटा का सदस्य है जो जीवित जीवाश्म कहलाता है। अब संघ आर्थ्रोपोडा का जो सदस्य है और जीवित जीवाश्म में कहलाता है, तो आपको पेरिपेटस ध्यान में नहीं रखना है। यहां क्या उत्तर होगा इसका, जीवित जीवाश्म हमारा क्या है, लिमुनस। इसमें क्या आएगा, जीवित जीवाश्म के अंतर्गत आएगा। पेरिपेटस किसके बीच की योजक कड़ी है, पेरिपेटस। अब नियोपिलाइना भी हमें यहां याद रखना पड़ेगा। अब आप जब भी योजक कड़ियां पढ़े तो 3-4 योजक कड़ियों को लेकर चले। आप आगे मछलियां भी आएगी, उनकी भी योजक कड़ियां हैं, तो आप योजक कड़ियों को एक नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इवोल्यूशन का जो टॉपिक है वहां भी योजक कड़ियां आती है। तो आप योजक कड़ियों को अच्छे से ध्यान में रखें। सेकंड ग्रेड में 2 से 3 बार वायरस, विषाणु और जीवाणु के मध्य की योजक कड़ी भी कई बार पूछी जा सकती है। नियोपिलाइना का पूछा गया है, पेरिपेटस का पूछा गया, तो यहां से प्रश्न आने की संभावनाएं रहती है। तो आप नियोपिलाइना की हम बात करें, मोलस्का और एनेलिडा है, मोलस्का और एनेलिडा, एनेलिडा, मोलस्का और एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी है हमारी क्या, नियोपिलाइना। और एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की हमारी योजक कड़ी है क्या, पेरिपेटस, पेरिपेटस। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी क्या है, पेरिपेटस। और नियोपिलाइना क्या है, मोलस्का और एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी। जल सहवन तंत्र एक विशिष्ट लक्षण है, जल सहवन तंत्र एक विशिष्ट लक्षण है। जल सहवन तंत्र की यदि हम बात करें, एक विशिष्ट लक्षण है क्या, इकाइनोडर्मेटा का। इकाइनोडर्मेटा में ही केवल ये पाया जाता है, यहां दे रखा है ए और सी दोनों। पोरीफेरा में जल सहवन तंत्र नहीं पाया जाता, ना ही एनेलिडा में। जल सहवन तंत्र अपने आप में किसका विशेषता है, इकाइनोडर्मेटा की विशेषता है। तो आप इसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि किसकी विशेषता है, इकाइनोडर्मेटा की विशेषता है। आगे हम देखें 132,
प्रोटोजोआ के किस वर्ग में सभी जंतु किस वर्ग में द्विकेंद्रीय प्राणी आते हैं जिनके केंद्रक 2 पाए जाते हैं शरीर के अंदर, वो हमारी क्लास क्या है? स्पोरोजोआ एक ऐसी क्लास है जिसके अंतर्गत 2 केंद्रक हमारे सीलिएटा ऐसी क्लास है जिसके अंतर्गत 2 केंद्रक हमें देखने को मिलते हैं। सीलिएटा में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? सीलिएटा क्लास के जो प्राणी है, सीलिएटा है, सार्कोडीना, सीलिएटा, स्पोरोजोआ, मेस्टिकोफोरा। देखिए यदि हम क्लास की 4 क्लासेस इसके अंतर्गत हैं, फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटा, सार्कोडीना, सीलिएटा, स्पोरोजोआ। तो ये इसकी 4 क्लासेज हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है, आप इसको देखेंगे तो पिछली बार भी यहां से, जैसे हमने टेस्ट सीरीज 1 के अंदर कुछ प्रश्न भी यहां से दिए थे, तो आप इनको भी ध्यान में रख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमने वहां दिए हैं। तो प्रयास यही रहता है कि इनको मिक्स करके दिया जाए ऐसे प्रश्न। अब जैसे प्रोटोजोआ की हम बात करें या नॉन कोर डेटा की बात करें, जो पहली टेस्ट सीरीज थी उसके अंतर्गत भी हमने लगभग 45 प्रश्न दिए थे और ये 45 प्रश्न फिर दिए। तो 90 प्रश्न, जहां आप महत्वपूर्ण 90 प्रश्न आपके लिए हमारा जान मान है, इससे बाहर एग्जामिनर नहीं जाएगा। इतने प्रश्न आप याद कर लेते हैं तो लगभग आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आप यदि प्रश्न नया भी आता है तो इन प्रश्नों के आधार पर आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो हमारा 132 नंबर प्रश्न था कि प्रोटोजोआ के किस वर्ग में द्विकेंद्रीय प्राणी आते हैं? तो सीलिएटा के अंदर क्या आते हैं? द्विकेंद्रीय प्राणी। फ्लैजिलेटा, सार्कोडीना, सीलिएटा, स्पोरोजोआ, ये 4 क्लासेज हमने इसकी पढ़ी है और इनमें ही आपको ध्यान में रखना है। प्रोटोजोआ के किस वर्ग के प्राणी सभी क्या होंगे? अंतःपरजीवी होते हैं। सभी क्या होते हैं? अंतःपरजीवी होते हैं। अंतःपरजीवी की यदि बात करें तो इसके स्पोरोजोआ जो क्लास है, इसके सभी प्राणी क्या होंगे? अंतःपरजीवी होंगे। स्पंज में युग्मकों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं आर्कियोसाइट्स के द्वारा। क्या बनते हैं? गैमेट बनते हैं। फीमेल गैमेट, मेल गैमेट किसके द्वारा बनते हैं? स्पंज के अंदर। स्पंज की हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? पोरीफेरा की बात कर रहे हैं। तो आर्कियोसाइट इसकी जो कोशिकाएं वो युग्मकों का निर्माण का कार्य करती हैं। अगला हमारा है 135 कोशिकीय स्तर का। अब शारीरिक संगठन आपको क्रम से ध्यान में रखना है। आप प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा है, प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटियलमंथीज है, एस्टियलमंथीज है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा है। तो आप इनका क्रम से ध्यान में रखें। तो यहां हम बात करें पोरीफेरा की, तो शुरुआत जैसे होती है प्रोटोप्लाज्मिक जीवद्रव्य स्तर का जो शारीरिक संगठन वो पाया जाता है पोरीफेरा, प्रोटोजोआ के अंदर। उसके बाद शारीरिक संगठन पाया जाता है कोशिकीय स्तर का, किसके अंतर्गत? पोरीफेरा के अंदर क्या पाया जाता है? कोशिकीय स्तर का। और सिलेंट्रेटा में क्या पाया जाता है? उत्तक स्तर का। और यहाँ उत्तक से अंग और उसके बाद अंग तंत्र, सारा एस्केलमंथीज से सारे किसमें पाया जाता है? शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का पाया जाता है। तो आप इसको क्रम से ध्यान में रख सकते हैं। अब हम बात करें, जैसे इसमें मिस्टेक है कि 136 कोरल रीफ, ये भाषा चेंज हुई, कोरल रीफ। कोरल रीफ की बात करें तो ये किसका हमें पता है कि कोरल रीफ ये जंतु है जो एक तरह से चट्टानें इसकी बन जाती है। इनका जो आवरण है वो उतरते उतरते समुद्र में क्या बन जाता है? एक चट्टान जैसी संरचना बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? कोरल रीफ बोलते हैं। ये हमारा सदस्य है सिलेंट्रेटा के जंतु जो कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। सिलेंट्रेटा के किस वर्ग में दोनों अवस्थाएं? सिलेंट्रेटा के किस वर्ग में दोनों अवस्थाएं पोलिप व मेडुसा? मेटाजीनेसिस की जो घटना है हमने सब में पहले पढ़ा था, मेटाजीनेसिस मतलब वहां पोरी क्या पाई जाती है? मेटाजीनेसिस के अंदर पोलिप और मेडुसा अवस्था दोनों पाई जाती है और वो विशेषता है हमारी हाइड्रोजोआ। इसके अलावा हम स्काइफोजोआ की बात करें तो वहां केवल स्काइफोजोआ की यदि हम बात करते हैं तो वहां केवल पोलिप पाया जाता है और इसमें क्या पाया जाता है? केवल मेडुसा पाया जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे हाइड्रोजोआ क्लास है जिसमें पोलिप प्लस मेडुसा दोनों पाए जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मेटाजीनेसिस कहते हैं। हीमोसील पाई जाती है। प्रश्न नंबर 138 है हीमोसील। अब हीमोसील होती क्या है?
हमने ये चेंज भी किया है इसके अंतर्गत, मोलस्का दे रखा था तो मोलस्का को हटाया है, ऑप्शन में परिवर्तन है। हीमोसील का मतलब होता है कि रक्त नलिकाओं में न बहकर खुला बहता है। रक्त किस में बहता है? आर्थ्रोपोडा में रक्त नलिकाओं में न बहकर कहां बहता है? खुला बहता है। कई जगह मोलस्का भी इसका उत्तर माना जाता है, तो आपका सही उत्तर तो वैसे आर्थ्रोपोडा है, क्योंकि दोनों एक साथ आपको नहीं दिए जाएंगे, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, तो प्रश्न वो डिलीट की स्थिति में रहेगा। केवल दोनों में से एक गलती से वो ऑप्शन मोलस्का लिखा गया था, यहाँ है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इनमें रक्त नलिकाओं में न बहकर किसमें बहता है? खुला रक्त पाया जाता है, खुला रक्त। अब क्योंकि मोलस्का में भी खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण है, और आर्थ्रोपोडा में भी खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र है, तो दोनों में हीमोसील की स्थिति जो पाई जाती है, हीमोसील दोनों में पाई जाएगी। हीमोसील रक्त क्या बहेगा? बंद नलिकाओं में न बहकर किसमें बहेगा? खुली रक्त नलिकाओं में बहता है। इसे क्या कहते हैं? हीमोसील कहते हैं। ये विशेषता है आर्थ्रोपोडा की। इकाइनोडर्मेटा के किस वर्ग में मैड्रीपोराइड अनुपस्थित होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है कि मैड्रोपोराइड होते क्या हैं। अब मैड्रीपोराइड को समझने के लिए आपने जल संवहन तंत्र पढ़ा होगा, किसका? इकाइनोडर्मेटा का। तो वहां एक अंग है, विशेष संरचना पाई जाती है, मैड्रीपोराइड नामक एक छिद्रित प्लेट पाई जाती है, उसे बोलते हैं मैड्रीपोराइड। इसके अलावा पोलियन वेसिकल, टिडमोन बॉडी, रेसिमोस, कैलाल, रेसिमोस है, रेसिमोस, टिडमोन बॉडी, मैड्रीपोराइड, ये भाग हैं किसके? रक्त परिवहन, जल संवहन तंत्र के। जल संवहन तंत्र के मुख्य भाग हैं, जो मैड्रीपोराइड है या टिडमोन बॉडी है, रेसिमोस है, ये सब किसके बाद? टिडमोन बॉडी है, स्टेन कोनाल है, स्टोन कैनाल जो है, पोलियन वेसिकल्स है, टिडमोन बॉडी, ये सभी किसके भाग हैं? मैड्रीपोराइड है। मैड्रीपोराइड एक प्लेट की भांति वहां पर कार्य करता है। किसके भाग हैं ये? इकाइनोडर्मेटा के जल संवहन तंत्र के भाग है। तो अनुपस्थित किस में रहते हैं? ये प्रश्न आपका पूछा गया है। 139। अब होलोथ्रुडिया है, इकाइनोइडिया है, क्राइनोइडिया है, ओफियोलुटियस है, ओफियोइडिया है। तो ये इसकी मुख्य रूप से 5 क्लासेज हैं, होलोथ्रुडिया, इकाइनोइडिया, क्राइनोइडिया, ओस्टिरोइडिया और ओफ्यूरोइडिया। ये 5 क्लासेज है, जिनमें से क्राइनोइडिया जो क्लास है, इसके अंतर्गत ये हमारा क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। होलोथुरोइडिया, इकाइनोइडिया, क्राइनोइडिया, ओस्टिरोइडिया, ओफ्यूरोइडिया, ये हम आगे इनके लार्वावस्थाएं पढ़ेंगे, वहां भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। क्राइनोइडिया, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, तो आप केवल एक मात्रा में मैड्रीपोराइड अनुपस्थित रहती है, क्राइनोइडिया। निम्न में से किस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं? इकाइनोडर्मेटा एक ऐसी क्लास है जिसके सभी सदस्य क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। निम्न में से कौन से सदस्य क्या है? समूह है ड्यूटेरोस्टोम। अब देखो, प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया एक टर्म है, जब हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया, या इनमें प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोसोम भी कह सकते हैं। अब बात करें हम ड्यूटेरोस्टोमिया, प्रश्न नंबर 141 है। तो इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकोर्डेटा है, ये किस में आएंगे? वास्तविक है ये। और किस में आएंगे? इकाइनोडर्मेटा से लेकर हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा सब कौन से हैं? ड्यूटेरोस्टोमिया के सदस्य। अब प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया का मतलब ये है कि परिवर्धन के समय, जब परिवर्धन इनका होता है, तो सबसे पहले किसका निर्माण होता है? गुदा का निर्माण। ऐसे जंतु जिनमें सबसे पहले गुदा का निर्माण हो, वो तो हमारे क्या कहलाते हैं? ड्यूटेरोस्टोम कहलाते हैं, ड्यूटेरोसोम कहलाते हैं। और जिनमें सबसे पहले किसका निर्माण हो? मुख का निर्माण हो, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोटोस्टोमिया कहते हैं, प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। प्रोटोस्टोमिया में सबसे पहले मुख बनेगा, और जिनमें गुदा पहले बनती है उन्हें क्या कहते हैं? ड्यूटेरोस्टोमिया। ड्यूटेरोस्टोम में किस क्या आएंगे? इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का किस में आ जाते हैं? हमारे प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत आते हैं। आगे प्रश्न है, इकाइनोडर्मेटा के विभिन्न वर्गों में लार्वा अवस्थाओं का सही मिलान कर कूट का चयन करना है। होलोथुरोइडिया, इकाइनोइडिया, क्राइनोइडिया, एस्टेरोइडिया और ओफ्यूरोइडिया। अब हम बात करें, यहाँ 4 वर्ग दे रखे, 5वां वर्ग नहीं दिया गया, तो हमें लार्वा अवस्था ध्यान में रखनी है यहाँ कि सबसे पहले होलोथुरोइडिया में हमें पता है कि ओरिकुलेरिया लार्वा अवस्था पाई जाती है। इकाइनोइडिया, इकाइनोप्लूटियस लार्वा अवस्था पाई जाती है।
क्राइनोइडिया की हम बात करें, क्राइनोइडिया के अंदर हम देखें तो हमारी पाई जाती है डोलियोलेरिया। अब एस्टेरॉइडिया की बात करें तो हमें पाई जाती है क्या, बाइपिनेरिया। तो ये हमारी लार्वा अवस्थाओं का इसका क्या था, क्रम था। और लास्ट में हमारी आती है होलोथुरोइडिया, इकाइनोइडिया, क्राइनोइडिया, एस्टेरॉइड, ओफियोरोइडिया। तो वहां पाई जाती है ओफियोप्लूटियस लार्वा, ओफियोप्लूटियस लार्वा। ये हमारा ओफियोरोइडिया का है। पांचवी जो क्लास है होलोथुरोइडिया, पहली है इकाइनोइडिया, क्राइनोइडिया, ओस्टिरोइडिया और ओफियोप्रोइडिया। इसमें क्या पाई जाएगी, ओफियोप्लूटियस लार्वा हमारा जो पाया जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा 2 नंबर। वह मोलस्का जंतु जो सजीव जीवाश्म कहलाता है जिसमें एनेलिडा के समान नेफ्रिडिया व आंतरिक विखंडन पाया जाता है। अब हमें यह पता है कि ये होगा हमारा क्या, नियोपिलाइना, क्योंकि शुरुआत और सबसे पुराना हमारा क्या है, सदस्य है इसका, और शुरुआत होती है पहली क्लास का सदस्य है मोनोप्लेकोफोरा का। वहां क्या पाया जाएगा, नियोपिलाइना, क्योंकि इसमें किसके सजीव जीवाश्म कहलाता है, जिसमें एनेलिडा, क्योंकि एनेलिडा के बाद क्या आता है, मोलस्का। तो इसमें पुराने लक्षण किसके पाए जाएंगे, एनेलिडा के पाए जाएंगे। सबसे पहली क्लास में इसमें किसके लक्षण पाए जाएंगे, एनेलिडा से, क्योंकि विकास का जो क्रम था वो हमारा एनेलिडा, एनेलिडा से मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, इस क्रम में है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि इनको आप क्रम से आपको ध्यान में इनको रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रजत मीन, बिच्छू, प्रॉन तथा ड्रैगन फ्लाई में समान है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि इनमें क्या पाए जाते हैं। पहले तो आपको ये पहचान करनी कि ये है क्या, ये सभी क्या है, आर्थ्रोपोडा है। अब आर्थ्रोपोडा जब भी हम देखेंगे तो काइटिन युक्त होगा, 2 जोड़ी सरंगिकाएं, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो ये होगा संयुक्त उपांग पाए जाते हैं, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल है जो पाया जाता है। ये आपको ध्यान में इसका रखना। 144 का होगा 3 नंबर। आगे है नेरिस है, बिच्छू है, कोकरोच, सिल्वरफिश के विषय में क्या लक्षण सही है। अब इनमें देखें 145 नंबर के अंदर, तो इनमें कोई भी जलीय नहीं है, बिल्कुल जलीय तो है, ये गलत है बात। ये सभी एक ही फाइलम के हैं, बिल्कुल नहीं है। इन सभी में संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं है। आप नेरिस में कहा संधि युक्त उपांग है, बिच्छू में हो सकता है, कोकरोच में है, सिल्वरफिश में भी नहीं के बराबर है, तो ये भी इसका सही नहीं हो। इन सभी में पृष्ठ हृदय पाया जाता है। ये चीज हमें ध्यान है कि नॉन कोर डेटा में पृष्ठ हृदय और तंत्रिका तंत्र कैसा होता है, अधर सतह पर उपस्थित होता है। ये इसका सही उत्तर होगा। बोट्राइडल उत्तक किसकी विशेषता है, एनेलिडा की विशेषता है। सबको पता है विशेष एनेलिड्स, एनेलिडा जितने भी सदस्य उनमें बोट्राइडल उत्तक विशेष प्रकार का उत्तक है जो किन जंतुओं में पाया जाता है, एनेलिडा के अंतर्गत पाया जाता है। निम्नलिखित में से एक को हाथी दांत कवच कहा जाता है, डेंटिलियम, टेरिडो, ऑक्टोपस। हाथी दांत कवच कहा जाता है डेंटिलियम। मोलस्का का सदस्य है जिसे क्या कहा जाता है, डेंटिलियम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है, समान जंतुओं का समूह है। अब बात करें जेलीफिश, स्टारफिश, बिल्कुल समान नहीं है। समुद्री माइका, समुद्री नींबू, समुद्री घोड़ा, बिल्कुल समान नहीं है। नेत्रकृमि, चलो ठीक है। चपटाकृमि, ये फिर अलग हो गई। झींगा आर्थ्रोपोडा का है, झींगा मछली। फल मक्खी भी आर्थ्रोपोडा का है, खटमल भी आर्थ्रोपोडा का है। तो ये हमारे क्या हो गए, समान हो गए। इस प्रकार के प्रश्न वहां पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मिक्स प्रश्न, जो आपको पहचान इनकी करनी होती है। 149 संघ सिलेंट्रेटा में आने वाले प्राणी कहलाते हैं। संघ सिलेंट्रेटा में हमें पता है अर्रीय समिति पाई जाएगी, लेकिन त्रिस्तरीय नहीं होंगे। अर्रीय समिति पाई जाएगी और क्या होंगे, द्विस्तरीय होंगे। इसका जो सही उत्तर होगा 149 का 2 नंबर होगा। मोलस्का, लास्ट पर्सन, मोलस्का में नेत्र एक वृंत पर स्थित होता है जिसे कहते हैं ओमेटोफोर कहते हैं, स्टेटोसिस्ट। हमने पहले जो इनकी देखे थे स्वेदांग, जिन्हें हम मोलस्का के स्वेदांग, जिसमें स्टेटोसिस्ट को देखा था, ओस्फ्रेडियम को देखा था, और ओमेटोफोर। ओमेटोफोर तुम्हारा क्या है, नेत्र है। स्टेटोसिस्ट साम्य अवस्था बनाए रखने के लिए या संतुलन बनाए रखने के लिए। ओस्फ्रेडियम इसकी रासायनिक जांच, रासायनिक ग्राही है, रासायनिक जांच है जो जल वगैरह की जाती है। ये हमारे 150 प्रश्न थे। इस प्रकार का इसका वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आगे जो हमारा अगला टेस्ट रहेगा वो है नॉन कोर डेटा का। नॉन कोर डेटा को हमने नॉन कोर डेटा का हुआ है अगला टेस्ट, हमारा कोर डेटा का रहेगा, जिसमें आपको इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे और किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ इकोलॉजी के भी प्रश्न हैं,
तो आप नॉन कोरडेटा के अंतर्गत मुख्य रूप से आपको फिशेज को कॉन्ड्रियोकथीज है, इलास्मा बैंकराई मछलियां हैं, या मुख्य लक्षण इसके एवीज के हैं, रेप्टिलिया के जो बहुत महत्वपूर्ण लक्षण हैं। इसके अलावा ज्यादा आपको फोकस मेमेलिया के ऊपर रखना है और मछलियों फिशीज के ऊपर रखना है। इसके अलावा शुरू की जो क्लास है एक्रेनिएटा या प्रोटोकोर्डेटा, वहां से आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आप इस तरीके से इसको हल करें और बार बार पढ़ें। इसकी एक ही खासियत है इस टॉपिक को याद करने की, तो आप बार बार पढ़ेंगे तो एक दिन आपको ये याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।